हेलो फ्रेंड्स, विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष वाली, रीजनिंग फैकल्टी। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, डाइस। ये टॉपिक आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत होती है कि वो उसको सॉल्व कैसे करें, कैसे इसका एग्जैक्ट आंसर निकले, क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं बच्चे उसको विजुलाइज करने में। तो आज हम ये आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूं कि कैसे डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे विद इन 30 सेकंड, 30 सेकंड से भी जल्दी में, इवन 30 सेकंड्स भी नहीं, 30 सेकंड से भी जल्दी में कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डाइस। अब डाइस होती क्या एक्चुअली? डाइस जो बचपन में हम लूडो खेलते हैं, लूडो आपने देखी होगी, जिसको हम रोल करते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर कितना है? 6 नंबर आता है, हम बहुत खुश होते थे 6 नंबर आ गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितनी साइड्स होती हैं? उसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 साइड्स। और उसमें आप देखते होंगे डाइस में 6 साइड्स तो है हमारे पास में, फिर उसके कुछ ऑपोजिट नंबर भी होते थे। मतलब अगर ये डाइस हमारे पास ऐसी है, इस बार यहां कुछ नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल 4 लिखा है, तो इस साइड पे नंबर क्या क्या होगा आपको, आप देखते होंगे। तो क्वेश्चंस भी एग्जाम में कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ऑपोजिट बेस से पूछे जाते हैं। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑपोजिट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक कॉर्नर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम दोनों डिस्कस करेंगे कि ऑपोजिट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कॉर्नर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोनों का अलग तरीका है, दोनों क्वेश्चंस का अलग तरीका है। वो क्या तरीका है वो हम देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड, सबसे पहले थोड़ा सा और डाइस को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको डाइस के बारे में बताता हूं कि डाइस जो होती है, हमारे पास दो तरह की डाइस होती है। सबसे पहली डाइस होती है हमारे पास में, वो होती है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और एक हमारे पास में डाइस होती है फ्रेंड्स, कौन सी? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोला जाता है मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोला जाता है साधारण पासा। ये यहां पर डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली स्टैंडर्ड डाइस क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है। बच्चों, जो आप लूडो जब हम बचपन में खेलते थे, तो उसमें जो डाइस होती थी हमारे पास में, वो स्टैंडर्ड डाइस होती थी। अब आप पूछेंगे कि सर वो स्टैंडर्ड डाइस कैसे थी? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का एक रूल होता है। स्टैंडर्ड डाइस का रूल ये होता है कि टोटल हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, 6 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ऑपोजिट पेयर्स कितने मिलते हैं? 3 पेयर्स मिलते हैं। मतलब एक ऐसे ऑपोजिट, एक इधर से ऑपोजिट और एक इधर से ऑपोजिट, मतलब टोटल 3 पेयर मिलेंगे आउट ऑफ 6 साइड्स में। तो वहां पर जो आप देखते थे लूडो में, जब आप देखोगे तो आपको एक के ऑपोजिट नंबर आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो स्टैंडर्ड डाइस है। आप अगर देखना लूडो में, तो एक के ऑपोजिट आपको हमेशा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। ऐसा क्यों मिलेगा, मैं उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा आपको नेक्स्ट। 2 के पीछे आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, एक के ऑपोजिट आपको 6 मिलेगा, 2 के ऑपोजिट आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और ऐसे ही 3 के ऑपोजिट आपको क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। अब ये कैसे हमें पता लगे भाई? एक के ऑपोजिट 6, 2 के 5 और 3 का 4 है, क्योंकि अगर आप इसमें एक सिमिलैरिटी देखोगे तो 1 और 6 को अगर मैं प्लस करूं तो इसका टोटल सम यहां पर कितना आता है? 7 आता है। इवन 2 और 5 को मैं प्लस करूं तो इसका सम कितना आता है? 7 आता है। और 3 और 4 को मैं ऐड करूं तो इसका भी टोटल सम यहां पर कितना आता है? 7 आता है। अब आपको ये पता लग गया होगा, स्टैंडर्ड डाइस वो होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? 7 होता है। अगर कोई भी ऐसी डाइस आपके सामने है जिसमें सारी सारी ऑपोजिट साइड का, मैं एक का नहीं बोल रहा, ऐसे नहीं कि एक का 6 है तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो गई, नहीं, और बाकी इनका ये ऑपोजिट नहीं है, नहीं, वो स्टैंडर्ड, वो नॉन स्टैंडर्ड ही कहलाएगी। तीनों पेयर्स, एक का 6, 2 का 5 और 3 का 4 होगा, तभी वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है। दूसरा, यहां पर ये हमने देख लिया 7। नॉन स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। नॉन स्टैंडर्ड में कोई किसी का सम कुछ भी हो सकता है। 3 ऑपोजिट साइड का सम 3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ठीक है, वहां पर 9 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बस स्टैंडर्ड डाइस में आपको ध्यान रखना है 7 होता है, नॉन स्टैंडर्ड में सम कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में? क्या वो स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं? क्या वो नॉन स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं? एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड से आते हैं। आपके 90% ऑफ द केसेस जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो नॉन स्टैंडर्ड से होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड से क्यों होते हैं? क्योंकि आपको वो क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक डाइस यहां पर हम देखते हैं, यहां पर जैसे मैंने यहां पर नंबर लिख दिया 2, 3 और 4। अगर आप देखेंगे ये एक डाइस है। डाइस की आपको जब जब भी आपको डाइस दिखाएंगे तो उसकी 3 पोजीशंस आपको दिखेगी, एक ऊपर टॉप वाली, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड पे। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो आपके सामने एक डाइस है, तो आपसे क्वेश्चन यहां पर ऐसे आएगा कि वो ये पूछेंगे कि 2 का ऑपोजिट नंबर क्या है। मतलब अगर 2 टॉप पे है तो उसके नीचे बॉटम पे कौन सा नंबर होगा।
तो मतलब दो का ऑपोजिट नंबर आपको बताना होगा। वो आपसे पूछ क्यों रहे हैं ऑपोजिट नंबर? क्योंकि ऑपोजिट नंबर हमें कभी भी नहीं दिखते। इस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ऑपोजिट नंबर हमें कभी भी एक साथ नहीं दिखते। वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो ऑपोजिट नंबर्स होते हैं। अगर दो यहां पर है तो चार जो भी इसका ऑपोजिट नंबर होगा वो कहां होगा? नीचे, वो हमें दिखेगा नहीं। अगर तीन यहां पर इसका ऑपोजिट नंबर कहां होगा? इस साइड, वो हमें नहीं दिखेगा। अगर चार यहां पर इसका ऑपोजिट नंबर कहां होगा? इस साइड भी होगा, वो हमें यहां पर नहीं दिखेगा। ऑपोजिट नंबर नहीं दिखते, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बना है। तो फ्रेंड्स यहां पर वो आपको कभी भी स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन नहीं देंगे ऑपोजिट में। क्यों नहीं देंगे? सोचो, अगर मैं आपको ये डाइस दूं और मैं कहूं बताओ दो का ऑपोजिट क्या है, अब तो आंख बंद करके बता दोगे सर इसका ऑपोजिट नंबर क्या है? 5, क्योंकि उनका सम 7 होता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता। 90% केसेस में नॉन स्टैंडर्ड से आता है और 10% केसेस ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें स्टैंडर्ड डाइस से पूछा जाता है पर बच्चे को घुमा दिया जाता है। बच्चा कंफ्यूज रहता है उसके अंदर। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपको कैसे पकड़े जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमें ये पता लग गया स्टैंडर्डाइज का सम 7 होने वाला है, नॉन स्टैंडर्ड का सम कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, तो हमारे पास में दो चीजें हो गई। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करते हैं और मैं तरीका बताता हूं उस क्वेश्चन का कि उस क्वेश्चन में हम उसको विद इन 30 सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप देखेंगे यहां पर, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ ऐसे आएगा। आपको यहां पर कुछ लैंग्वेज गिवन होगी और आपको डाइस दिखाएंगे। जैसे कि एक हमारे पास में है, यहां पर कह रहे हैं 6 फेसेस ऑफ अ डाइस हैव बीन मार्क्ड विद द अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिव। ठीक है, द डाइस इज रोल डाउन 3 टाइम्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन्होंने क्या किया, 3 बार एक डाइस को रोल किया गया, घुमाया गया एक ही डाइस को। यहां पर फ्रेंड्स आप इसको ऐसे मत समझना कि ये डाइस अलग है, ये डाइस अलग है और ये वाली डाइस अलग है। नहीं, यहां पर है क्या कि ये डाइस जो है सेम यही डाइस है और यही डाइस सेम ही है, कोई अलग नहीं है। बस इन्होंने किया क्या कि उस डाइस को रोल कर दिया, उसको घुमा के किसी और तरीके से घुमा दिया। अब बच्चे क्या करते हैं यहां पर, फिर उसके बाद में वो विजुलाइज करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे घुमा दिया, सी अगर यहां पर है तो ए नीचे आ गया होगा, इस तरह से विजुलाइज करते हैं। वो गलत है, बहुत गलत तरीका है वो। वहां पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत तो होगा ही होगा, ऊपर से आप टाइम वेस्ट कर दोगे। इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन्होंने ये कहा कि एक डाइस को 3 बार यहां पर रोटेट किया गया, घुमाया गया है, और उसको घुमाने के बाद में वो आपसे इसमें से कोई भी एक ऐसा अल्फाबेट पिक करेंगे और कहेंगे बताओ इस अल्फाबेट का ऑपोजिट करेक्टर क्या होगा। मतलब वो अगर ये कहें कि डी का ऑपोजिट बताना है, डी का ऑपोजिट यहां पर अल्फाबेट कौन सा है, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा, तभी हमसे पूछेंगे। और दूसरी फ्रेंड्स, क्या ये एक स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्ड है? ये ऑब्वियसली नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स का तो हम सम कर ही नहीं सकते। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था थोड़ी देर पहले। अगर उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया था जहां मैंने नंबर्स दिए थे, यहां 2 है, यहां 3 है और यहां 4 है। अगर कोई आपसे ये पूछे, आप मुझे ये बताओ, सिर्फ अभी अल्फाबेट्स को हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्वेश्चन अगर आपसे कोई ऐसे पूछे तो आपका वही कंसेप्ट काम आएगा कि ऑपोजिट, स्टैंडर्डाइज में ऑपोजिट का जो सम होता है वो 7 होता है। और आपको पता ही था कि 1 का 6 था, 2 का 5 था और 3 का कितना था, 4 था। ठीक है, और दूसरी चीज, 3 का ऑपोजिट क्या था फ्रेंड्स, 4 था। और आप खुद देखो, अगर 3 का ऑपोजिट 4 था, और मैंने आपको एक बोला था, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जो ऑपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। और इस डाइस में, क्योंकि 3 और 4 स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट होते हैं, तो 3 और 4 आपको इस डाइस में एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑपोजिट तो नहीं है 3 और 4। और अगर 3 और 4 ऑपोजिट नहीं है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यही बताया था मैंने। तो आप देख के भी बता सकते हो ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। और ये मैंने नॉन स्टैंडर्ड इसलिए बोला क्योंकि अल्फाबेट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनको ऐड करके आप 7 थोड़ा बना सकते हो। स्टैंडर्ड डाइस में 7 होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी नॉन स्टैंडर्ड का है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन इन्होंने हमें डाइस दिखा दी और फॉर एग्जाम्पल ये हमसे ये पूछे कि आप बताइए डी का ऑपोजिट क्या है। मतलब अगर डी यहां पर, तो इसके नीचे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड, इसका तरीका क्या होता है, मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे आप, ठीक है, जिसमें 3 आप ऊपर बॉक्स बनाइए और 3 आप नीचे बॉक्स बनाइए। नेक्स्ट, ठीक है, अभी मैं बताता हूं ऐसा हम क्यों बना रहे हैं। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये एक ही डाइस है, तीनों एक ही डाइस है, आप इसमें से कोई भी 2 डाइस ऐसे सिलेक्ट करिए जिसमें एक कैरेक्टर आपका कॉमन हो, कोई एक अल्फाबेट कॉमन आ रहा हो। मतलब आपको एक उस डाइस में भी दिख रहा हो और दूसरी डाइस में भी दिख रहा हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ये 2 डाइस लूं, पहली वाली और दूसरी वाली, तो इसमें अगर हम देखें मैं क्यों ले रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है। ये रीजन है कि इधर भी सी कॉमन है और इधर भी सी कॉमन है। और याद रखना एक चीज बहुत जरूरी है हमें, कि एक ही कॉमन आना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन हो, एक ही कैरेक्टर
कॉमन हो, ये नहीं कि सी भी आ रहा है साथ में डी भी आ रहा है, नहीं, वो कभी डाइस सिलेक्ट मत करना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। आपको करना क्या है, सिर्फ वो डाइस लो जिसमें एक कैरेक्टर कॉमन आ रहा हो। मैंने यहां पर ये दो डाइस ले लिए क्योंकि यहां पर सी कॉमन आ रहा है यहां पर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये वाली भी तो ले सकते हैं, इसमें ही कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ले सकते हो, इट्स योर विश, ये आपकी इच्छा है कि आप इससे आंसर निकालो या आप इससे आंसर निकालो, आंसर हमेशा एक ही रहेगा, आंसर बदलेगा नहीं। मैं आपको ये भी लेके दिखाऊंगा और ये वाली भी लेके दिखाऊंगा और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। नेक्स्ट, तो यहां पर मैं सबसे पहले जो कॉमन कैरेक्टर है मैं उसको लूंगा। मेरा कॉमन कैरेक्टर यहां पर क्या है, सी। सबसे पहले बॉक्स के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर है हम उसको लिखेंगे, तो वो हमारा क्या था, सी था। तो मैंने कॉमन कैरेक्टर लिख दिया। हमेशा याद रखना है कॉमन कैरेक्टर सबसे पहले बॉक्स में वहीं से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, फिर हम करेंगे क्या, उस कॉमन कैरेक्टर से, जो हमारा कॉमन कैरेक्टर है उस कॉमन कैरेक्टर से हम एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स को पिक करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणाव्रत, वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी उल्टी चलती है, मतलब घड़ी अगर 12 पे है तो 12 से किस तरफ मूव करेगी, 11 की तरफ, मतलब उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी उसकी डायरेक्शन कैसे होती है एंटी क्लॉकवाइज की, ये। और क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन होती है कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होगी और इस तरह से जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज होगी। और आप इस क्वेश्चंस में एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, क्लॉकवाइज ले लीजिए, आंसर एक ही आता है। पर मैं जान के ये सजेस्ट करता हूं आपको, आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन आएंगे और अलग अलग जगह पे हमारा ये रूल एप्लीकेबल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज के, वहां बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप इधर से प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको यूज आएगा, आपको मुश्किल नहीं लगेंगी वो चीजें। तो फ्रेंड्स, अब इस कॉमन से हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज देने वाले हैं। सी का सबसे पहला एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मैं अल्फाबेट को घुमाऊंगा। सी का सबसे पहला एंटी क्लॉकवाइज नंबर हमारा यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब हम करेंगे क्या, सी के आगे लिखेंगे, राइट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, तो सी के अगला हमारा क्या आया, ए, ठीक है। फिर सी से ए आ गया, ए का अगला क्या है हमारा, बी, तो सी आ गया, फिर ए आ गया, ए का अगला हमारा क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, राइट की तरफ चलना है। तो मैंने यहां पर किया क्या, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने दो डाइस ऐसी सिलेक्ट करी जिसमें एक कॉमन कैरेक्टर मुझे दिख रहा हो, और वो मुझे कॉमन कैरेक्टर दिख रहा था सी। फिर यहां से सी से मैंने ए लिया है एंटी क्लॉकवाइज, फिर ए से मैंने बी लिया है एंटी क्लॉकवाइज, फिर मैंने ए लिखा और फिर मैंने बी लिखा। ये पहली डाइस, जो पहली डाइस है, ठीक है, जो हमारे पास से की जो पहली जो डाइस के अल्फाबेट से, वो मैंने यहां पर लिख दिए। अब नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है, दूसरी डाइस जिसमें वापस से सी आ रहा, कॉमन हमने लिया था ना, उस वापस से उस डाइस पे चलेंगे और देखेंगे कि वहां से हम कैसे इसको निकालें। वहां से भी हमें करना क्या, एंटी क्लॉकवाइज ही लेने हैं और नीचे वाली लाइन पे लिखना है अब हमें, ठीक है। तो सी का सबसे पहला, हमेशा याद रखना है, कॉमन से ही एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। सी का सबसे पहला एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, ई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहां पर ई लिख दे, नहीं, यहां पर ई नहीं लिखना। हमेशा आप याद रखिए, दूसरी डाइस का जो सबसे पहला कैरेक्टर या नंबर आएगा वो हमेशा बीच वाली पोजीशन पे लिखा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम यहां पर लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा जाता है ऐसा। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। सी का सबसे पहला एंटी क्लॉकवाइज हमारा कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ई, ठीक है, करेक्ट। फिर ई के बाद, सी से ई आया, ई के बाद क्या आएगा, डी। नेक्स्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं अभी भी फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, डी आ गया। अब आप देख रहे होगे, आप देखो यहां पर ध्यान दो, इन दोनों डाइस पे ए बी सी सी ई डी, मतलब आप इसमें गिनोगे, एक आपका ए है, बी है, फिर डी है, ई है, और फिर क्या है, सी है। आपके पास कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं इसके अंदर, 5 दिख रहे हैं, और टोटल कितने होने चाहिए, आपने देखे होंगे ए बी सी डी ई एफ। एक करेक्टर बच रहा है, और वो करेक्टर जो बच रहा है वो बच क्या रहा है, आपका एफ बच रहा है। तो वो जो करेक्टर बच रहा है वो कहां पर आएगा, इस वाली जगह पे आ जाएगा, यहां पर। अब ये हमने बीच में लिखा ही इसलिए था कि जो करेक्टर बचे वो कॉमन नंबर के नीचे आ जाए या कॉमन करेक्टर के नीचे आ जाए। ऐसा क्यों होता है, देखिए बच्चे विजुलाइज करते हैं, पर विजुलाइज भी गलत तरीके से करते हैं। मैं आपको विजुलाइज करने का तरीका बताता हूं। विजुलाइज कैसे किया जाएगा, आप कोई भी दो डाइस ऐसी लो जिसमें आपको एक करेक्टर दो बार दिख रहा हो, जैसे कि हमें यहां सी दिख रहा था, ठीक है, और बाकी यहां पर अगर आप देखोगे एक ए बी दिख रहा है और एक डी दिख रहा है, टोटल 5 हो गए ना। सी 2 बार दिख रहा है और एक करेक्टर ऐसा है जो आपको दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, वो करेक्टर कौन सा, आप सोचो, एफ। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी और एफ आपस में क्या है, ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि ये सी 2 बार आके उस एफ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि सी ही 2 बार आ रहा है और एफ ही नहीं दिख रहा दोनों में, तो इसका मतलब सी और एफ क्या है, आपके ऑपोजिट है। इसीलिए हम कॉमन करेक्टर के नीचे वाली जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ही छुपा रहा है जो बचेगा करेक्टर। इसलिए हम स्टार्ट कहां से करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है, इस पैटर्न के पीछे का लॉजिक है कि ऐसा होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा हमें इसमें करना क्या है। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि यहां पर, अब आप कहेंगे कि हमें इसका आंसर कैसे पता लगे, आपको यहां पर बी का पूछ लें, ए का पूछ लें, बी का पूछ लें, किसी का भी पूछ लें, आपको सबके यहां पर आंसर्स पता लग गए।
यहां पर ऊपर वाला और नीचे वाला करेक्टर आपस में क्या है, ऑपोजिट है। सी का ऑपोजिट यहां पर क्या है, एफ है। ए का ऑपोजिट यहां पर क्या है, ई है। बी का ऑपोजिट यहां पर क्या है, डी है। ऊपर और नीचे वाले जो करेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, ऑपोजिट्स हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो ये वाली डाइस ले लें दो, या आप चाहें तो ये वाली दो डाइस ले लें, वो आपकी मर्जी है। आपका आंसर एक आना, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस बार ये दो डाइस लेकर दिखाता हूं। देखो, हम आंसर को एक बार कंफर्म करेंगे। आपको एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बनाओ, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां अगर हम देखेंगे, आप मुझे बताइए यहां पर कौन सा आ रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे ये ई यहां पर कॉमन आ रहा है और बाकी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन कैरेक्टर को हम कहां लिखेंगे, पहले बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, फिर ई का सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास सामने क्या आया, डी। मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हूं, डी लिख दिया। फिर अगला मेरे पास क्या आया, सी। मैंने आगे सी लिख दिया। तो सबसे पहले ई आया, फिर डी आया और फिर सी आया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी डाइस पे चलते हैं। कहां से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, इधर नहीं, यहां पर तो बचा हुआ करेक्टर आएगा, बीच वाली पोजीशन से, हमेशा याद रखना है। ई का सबसे पहला एंटी क्लॉकवाइज क्या है, बी। यहां पर मैंने क्या लिखा, बी। अगला बी के बाद फिर क्या आ रहा है, एफ। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एफ। और फ्रेंड्स यहां एक बच रहा है, वो क्या बच रहा है यहां पर, ए। और आप देख के बता सकते थे, आपको सर बनाने की भी जरूरत नहीं थी इसको, तो हमें पता लग गया था ई का ऑपोजिट ए होगा। ई दो बार दिख रहा है, एक करेक्टर कौन सा नहीं दिख रहा है इसके अंदर, ए नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली ई के साथ नीचे ए को ही आना था। देखिए फ्रेंड्स, ई का ऑपोजिट ए यहां पर भी आ रहा है, ई का ऑपोजिट ए है, बिल्कुल है। डी का ऑपोजिट बी, डी का ऑपोजिट क्या आ गया, बी आ गया। और सी का ऑपोजिट अगर आप देखोगे तो यहां पर फ्रेंड्स क्या आ गया, एफ आ गया। तो मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा स्टार्टिंग में, मैंने ये पूछा था कि डी का ऑपोजिट क्या होगा। आप सीधा देख के बता सकते हो कि सर डी का ऑपोजिट हमारा इस डाइस के हिसाब से हमारा क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको मुश्किल से इसमें 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए, 30 सेकंड तो मैंने फिर भी डबल करके बोल दिए। आप सिर्फ देखते ही बता सकते हो किसका ऑपोजिट क्या है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, एक विजुअलाइजेशन का तरीका बताया और इसको पैटर्न पे खोलने का तरीका बताया। फिर इसमें एक और केस आता है, उसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे, और एक कॉर्नर पैटर्न्स आते हैं, वो कॉर्नर पैटर्न्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।